हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे 2017 के क्वेश्चन नंबर 51 से। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं क्या लिखा है। कंप्यूटर डाटा को सामान्य प्रणाली के अतिरिक्त कुछ कूट प्रणाली में परिवर्तित करने वाले प्रोग्राम को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन एनकोडर, सेकेंड ऑप्शन सिम्युलेशन, थर्ड ऑप्शन इम्यूलेटर, फोर्थ ऑप्शन कोडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एनकोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। छोटे प्लास्टिक कार्ड में कूटबद्ध सूचनाओं को पढ़ने हेतु अभिकल्पित साधन है। मैग्नेटिक टेप, बैज रीडर, टैप पंचर, कार्ड पंचर। ठीक है, तो छोटे प्लास्टिक कार्ड में कूटबद्ध सूचनाओं को पढ़ने के लिए जो साधन होता है उसका नाम है बैज रीडर। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। डिजिटल सिग्नल को कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने हेतु तो कंप्यूटर उपयोग करता है, यानी कौन सा उपयोग करता है। पहला ऑप्शन है हमारा मॉड्यूलेटर, दूसरा ऑप्शन डीमॉड्यूलेटर, थर्ड ऑप्शन मॉडेम एंड फोर्थ ऑप्शन डिकोडर। ध्यान समझिएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड मॉडेम। मॉडेम के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। मॉडेम जो होता है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का शॉर्ट फॉर्म होता है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का शॉर्ट फॉर्म हमारा मॉडेम होता है। अब मॉडेम का काम क्या होता है वो समझिए। कंप्यूटर से जब भी हम लोग कोई सिग्नल अर्थात कंप्यूटर से जब भी कुछ भी इंफॉर्मेशन हम लोग भेजते हैं तो वो तार के थ्रू, अर्थात जो केबल वाले तार होते हैं, टेलीफोन वाले तार, उसके थ्रू जाता है। कंप्यूटर हमारा डिजिटल लैंग्वेज समझता है, डिजिटल भाषा समझता है, लेकिन जो वायर होते हैं, टेलीफोन के तार जो होते हैं, वो हमारा एनालॉग सिग्नल को समझता है। कंप्यूटर हमारा डिजिटल सिग्नल को समझता है, लेकिन तार जो होता है वो एनालॉग सिग्नल को समझता है। तो कंप्यूटर से जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग भेजते हैं तो वो तार की मदद से जाता है। तो डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करना, डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तित करने को हम लोग मॉड्यूलेटर कहते हैं। आज वो तार की मदद से फिर जाता है फिर दूसरे कंप्यूटर में, जहाँ से उसको देखना होता है। तो उस तार में कौन सा सिग्नल होता है, हमारा एनालॉग सिग्नल होता है। और कंप्यूटर जिस कंप्यूटर में जाता है वो कंप्यूटर हमारा कौन सा सिग्नल समझता है, डिजिटल सिग्नल। तो उस एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने को हम लोग डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों काम कौन करता है, मॉडेम। तो इसीलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 54। आमतौर पर एक मास्टर के नियंत्रणाधीन मैग्नेटिक टेप वीडियोज या टर्मिनल का समूह है। फर्स्ट ऑप्शन सिलेंडर, सेकंड ऑप्शन क्लस्टर, थर्ड ऑप्शन सरफेस, फोर्थ ऑप्शन ट्रक। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा क्लस्टर। क्वेश्चन नंबर 55। सिग्नल परिवर्तन का कार्य करने वाला एक साधन है। फर्स्ट ऑप्शन मॉड्यूलेटर, सेकंड ऑप्शन मॉडेम, थर्ड ऑप्शन कीबोर्ड, फोर्थ ऑप्शन प्लॉटर। तो 55 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। हल्के और गहरे चिन्ह वाले कोड जिसे प्रकाश की मदद से पढ़ा जा सकता है उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन निमोनिक्स, सेकंड ऑप्शन बार कोड, थर्ड ऑप्शन डिकोडर, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो हल्के और गहरे चिन्ह वाले कोड जिसे प्रकाश की मदद से पढ़ा जाता है उसको हम लोग बार कोड कहते हैं। आप लोग सिर्फ दुकानों में देखते भी होंगे, बार कोड रीडर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। एक प्रकाश का चैनल जिसका उपयोग केंद्रीय प्रोसेसर और पेरिफेरल को जोड़ने के लिए किया जाता है, जो मल्टीप्लाइंग का उपयोग करता है, उसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन मॉडेम, सेकंड ऑप्शन नेटवर्क, थर्ड ऑप्शन मल्टीप्लेक्सर, फोर्थ उपरोक्त सभी। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन मल्टीप्लेक्सर, क्योंकि मॉडेम का काम क्या होता है, सिग्नल को कन्वर्ट करना। अभी समझाए थे क्वेश्चन नंबर 53 में कि मॉडेम का काम क्या होता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। तो मॉडेम होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन था इसका नेटवर्क। नेटवर्क का काम क्या होता है, कई सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क। ठीक है, तो मॉडेम नहीं हो सकता, नेटवर्क नहीं हो सकता, तो फोर्थ ऑप्शन भी उपरोक्त सभी नहीं होगा। और यहाँ हमसे क्या बोला गया था,
केंद्रीय प्रोसेसर और पेरिफेरल को जोड़ने के लिए, तो जिसका उपयोग करते हैं उसको क्या नाम देते हैं? मल्टीप्लेक्सर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, कंप्यूटर का प्रथम उपलब्ध पीढ़ी आधारित था डैश बिट माइक्रो प्रोसेसर पर। फर्स्ट ऑप्शन 4 बिट, सेकेंड ऑप्शन 8 बिट, थर्ड ऑप्शन 16 बिट, फोर्थ ऑप्शन 64 बिट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 8 बिट, अर्थात प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था। एक क्वेश्चन इसे में और नोट कर लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का शुरुआत कब हुआ था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1946 से 1959। 1946 से 1959 द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, डाटाबेस में संग्रहित डाटा के संपूर्ण तस्वीर को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन रिकॉर्ड, सेकंड ऑप्शन स्कीमा, थर्ड ऑप्शन सिस्टम फ्लो चार्ट, फोर्थ ऑप्शन DBMS। तो डाटाबेस में जो संग्रहित डाटा होता है उसके संपूर्ण तस्वीर को हम लोग स्कीमा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, मेन फ्रेम कंप्यूटर पर होने वाले सभी अनुप्रयोगों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अभिष्ट है? फर्स्ट ऑप्शन लोगो, सेकंड ऑप्शन APL, थर्ड ऑप्शन PL-1, फोर्थ ऑप्शन OCaml। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 3। अब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 से लेके आगे के जो 15 क्वेश्चन है हमारे, अर्थात 75 तक, क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 75 तक टोटल 15 क्वेश्चन मैथ के हैं। तो मैथ के क्वेश्चन के हम आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं, इन पूरे का डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, एक्स का मूल्य जो समीकरण इतना को संतुष्ट करेगा। तो 61 का ये जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 रीड कर देते हैं। एक व्यापारी अपने अभिकर्ता को 1 लाख रुपया बिक्री तक 4% तथा इससे अधिक पर 5.5% कमीशन देता है। यदि व्यापारी ने अपने अभिकर्ता को 5,925 रुपये कमीशन दिया तो अभिकर्ता द्वारा किए गए विक्रय राशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 1,35,000, ऑप्शन 2 13,500, ऑप्शन 3 1,50,000, ऑप्शन 4 1,40,000। ठीक है। तो विक्रय राशि हमसे पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, 63 का फर्स्ट ऑप्शन। 64, एक कार्य 30 आदमी द्वारा 10 दिन में पूरा कर लिया जाता है, ज्ञात कीजिए 40 आदमी द्वारा कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। पहला ऑप्शन 7 दिन, दूसरा ऑप्शन 7.25, थर्ड ऑप्शन 7.75, फोर्थ ऑप्शन 7.50 डे। इसका आंसर है हमारा 7.50, अर्थात चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, एक त्रिभुज की परिधि 100 सेमी है और उसकी भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में क्या होगा? ठीक है। 65 का ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 66, यदि दो गोलों के परिणामों का अनुपात 1:8 है तो उनके सतहों का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 67, एक आदमी प्रथम महीने की अवधि में 320 रुपये बचाता है, द्वितीय महीने में 360 रुपये, तृतीय महीने में 400 रुपये। यदि वह अपनी बचत को इसी क्रम में जारी रखता है तो कितने महीने में वह 20,000 रुपये बचाएगा? ऑप्शन 1 28, ऑप्शन सेकंड 25, थर्ड ऑप्शन 22, फोर्थ ऑप्शन 20। 67 का ऑप्शन नंबर 2। अभी मैथ के सारे आंसर आपको टिक करवा दे रहे हैं। ठीक है। मैथ के जो सॉल्यूशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, 10 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। जब समूह में 5 और छात्र सम्मिलित हो जाएं तो औसत आयु 1 वर्ष और बढ़ जाती है। नए छात्रों की औसत आयु वर्ष में होगी। फर्स्ट ऑप्शन 18 वर्ष, सेकंड ऑप्शन 17 वर्ष, थर्ड ऑप्शन 16 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन 12 वर्ष। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69,
एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़े आदमी से होकर 7 सेकंड में गुजरती है और 28 सेकंड में पूर्णतः प्लेटफॉर्म से होकर गुजरती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 330 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन 115 मीटर, सेकंड ऑप्शन 110 मीटर, थर्ड ऑप्शन 120 मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन 100 मीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड 110 मीटर। क्वेश्चन नंबर 70, 10,000 रुपये पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज दर प्रथम वर्ष के लिए 4% है, द्वितीय वर्ष के लिए 5% है और तृतीय वर्ष के लिए 6% है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 71, एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है। दुकानदार 10% छूट देता है और 8% लाभ उठाता है। यदि छूट न दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन 20%, सेकंड 15, थर्ड 10 एंड फोर्थ 18। ऑप्शन नंबर 1 20। क्वेश्चन नंबर 72, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 4.5, थर्ड ऑप्शन 4, फोर्थ ऑप्शन 5.5। ऑप्शन नंबर सेकंड 4.5। क्वेश्चन नंबर 73, एक काम को 12 आदमी 10 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समाप्त कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे? 9 दिन में, 8 दिन में, 7 दिन में, 6 दिन में। 73 का ऑप्शन नंबर 2 अर्थात 8 दिन में। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 रीड कर लीजिए। इसका ऑप्शन है हमारा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 और मैथ का लास्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने 12 सेब 100 रुपये में क्रय किया एवं 10 सेब 100 रुपये में विक्रय किया। यदि फल विक्रेता 100 रुपये कमाता है तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने सेब क्रय एवं विक्रय किए। फर्स्ट ऑप्शन 60, सेकंड ऑप्शन 50, थर्ड ऑप्शन 40, फोर्थ ऑप्शन 30। 75 का फर्स्ट ऑप्शन। मैथ के डिटेल के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा। इस तरह हमारा मैथ के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति पुराने साझेदारों द्वारा निकाली जाती है। फर्स्ट ऑप्शन नए लाभ हानि अनुपात में, सेकंड ऑप्शन पुराने लाभ अनुपात में, थर्ड ऑप्शन पूंजी के अनुपात में, फोर्थ ऑप्शन बराबर बराबर अनुपात में। तो जब भी नया साझेदार ख्याति लाता है तो उसको पुराने साझेदार पुराने लाभ हानि अनुपात में निकाल लेते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन लेखा हराश्य के लिए किया जाता है? निम्न में से कौन सा समायोजन लेखा हराश्य के लिए किया जाता है? फर्स्ट रोकड़ खाता, सेकंड जनरल, थर्ड विक्रय खाता, फोर्थ क्रय खाता। ध्यान से समझिएगा, रोकड़ खाते में जितने भी तरह के नगद लेन देन होते हैं उनका लेखा होता है। कैश बुक में हम लोग जितने भी तरह के नगद लेन देन होते हैं उनका लेखा होता है। थर्ड ऑप्शन समझिए, फिर सेकंड समझेंगे हम लोग। सेल्स बुक में जितने भी तरह के उधार विक्रय होते हैं, जितने भी तरह के उधार विक्रय होते हैं उनका लेखा होता है। फोर्थ ऑप्शन, जितने भी तरह के उधार क्रय होता है उनका लेखा हम लोग परचेज बुक में करते हैं। और जो न तो नगद होता है न तो उधार होता है, जिस पे हमें कैश देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, जिस तरह हमारा डिप्रिसिएशन होता है, तो उन सब का लेखा हम लोग जनरल में करते हैं। रोकड़ खाते में केवल कैश से रिलेटेड हम लोग लेन देन करते हैं। विक्रय खाते में उधार विक्रय का लेखा करते हैं। क्रय खाते में उधार क्रय का लेखा करते हैं। तो डिप्रिसिएशन का लेखा हमारा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात जनरल में होगा। क्वेश्चन नंबर 78, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा है। पूछ रहा है रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? तो आप सभी को पता है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है एक तरह का हमारा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसको हम लोग समझेंगे पहले थोड़ा सा। सबसे पहले ध्यान समझिएगा, बैलेंस शीट में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग कैपिटल। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल। इसमें क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं जो एडिशनल कैपिटल होता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। जो एडिशनल कैपिटल उसको हम लोग ऐड करते हैं। फिर हम लोग इसमें ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट,
इसमें हम लोग ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करते हैं ड्राइंग। नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद इसमें से हम लोग लेस क्या करते हैं, ड्राइंग। उसके बाद जो आता है वो हमारा आता है क्लोजिंग कैपिटल। ध्यान समझिएगा, उसके बाद जो आता है वो हमारा आता है क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड करेंगे, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर ड्राइंग घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। हमसे पूछा है इनमें से कौन सा क्रम सही है और प्रारंभिक कैपिटल निकालना है, अर्थात ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें रिवर्स करना होगा, जैसा भी बताया था उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो क्लोजिंग में से हम लोग ड्राइंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट लेस करेंगे, और एडिशनल कैपिटल जो ऐड किए थे उसको भी लेस करेंगे तो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो उन चारों ऑप्शन में से मैच कर लीजिए, कौन सा मैच कर रहा है। 79 में ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है, देखिए। तो 79 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग जुड़ेगा, एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, अर्थात ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय जो भी क्रम हम लोग अपनाए थे उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, 3600 रुपये मूल्य का माल अग्नि से नष्ट हो गया परंतु बीमा कंपनी से 2000 रुपये का दावा स्वीकार किया, व्यापार लेखा में कितनी राशि दिखाई जाएगी। पहला ऑप्शन 1600 रुपया, दूसरा ऑप्शन 2000 रुपया, तीसरा ऑप्शन 3600 रुपया, फोर्थ कोई राशि नहीं। हमसे बोला गया है कि 3600 रुपये का गुड्स जो है लॉस हो गया और बीमा कंपनी से क्लेम के लिए केवल 2000 रुपया क्लेम हुआ, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कितनी राशि दर्शाई जाएगी। ध्यान समझिएगा, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल 3600 रुपया शो करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल 3600 रुपया शो करेंगे और बैलेंस शीट में जितना इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट कर रहा है उतना करेंगे, अर्थात 2000 रुपया। और जो हमारा लॉस हो गया 1600 रुपये का उसको हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाएंगे, अर्थात पीएल अकाउंट में चला जाएगा 1600 रुपया। टोटल जितने का गुड्स लॉस हुआ है, अर्थात 3600 रुपये का माल जला है, वो 3600 रुपया ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। जितना इंश्योरेंस क्लेम सेटल्ड हुआ है, अर्थात इंश्योरेंस क्लेम देने के लिए तैयार हुआ है, वो हमारे बैलेंस शीट में चला जाएगा। और जो अलग से लॉस हो गया 3600 में से 2000 माइनस कर देंगे तो जो 1600 का लॉस हुआ वो हमारा पीएल अकाउंट में चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 80 में ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 81, अस्थायी परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास का लेखा वर्ष के लाभ हानि लेखा में की गई व्यवस्था को तुलन पत्र में घटाया जाएगा। संबंधित परिसंपत्ति के बही मूल्य से, संबंधित परिसंपत्ति के बाजार मूल्य से, संबंधित परिसंपत्ति के प्रारंभिक मूल्य से, संबंधित परिसंपत्ति के स्फीतित मूल्य से। तो ऑप्शन नंबर 1 संबंधित परिसंपत्ति के बही मूल्य से। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, ए, बी तथा सी साझेदार हैं जो लाभ हानि का वितरण 2:2:1 में करते हैं। सी अवकाश ग्रहण करता है, ए और बी के बीच नया लाभ हानि वितरण का अनुपात क्या होगा। ध्यान समझिएगा, ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनका हमारा ओल्ड रेशियो 2:1 में है। पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। इसमें से कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो जा रहा है, अर्थात सी चला गया हमारा। तो सी रिटायर हो गया तो सी खत्म हो गया। तो अब हमारे पास कितने केवल पार्टनर बचे हैं फर्म में, ए और बी। तो ए और बी बचेंगे तो इनका रेशियो ए का कितना था, 2 था, और बी का भी कितना था, 2 था। तो इनका नया रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 2:2। लेकिन जब भी रेशियो निकालते हैं तो उसको छोटा कर लिया जाता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर लिया जाता है। तो इसको छोटा करेंगे तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1, अर्थात 2 के टेबल से कट जाएगा। तो 82 का ऑप्शन नंबर 1:1। क्वेश्चन नंबर 83, अपने ऋण पत्रों के निरस्तीकरण का लाभ को अंतरित करना चाहिए। क्या बोला गया, इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए जरा इसको। कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर शुड बी ट्रांसफर टू, इसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे ये पूछ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, रिजर्व कैपिटल अकाउंट में। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर को जो ट्रांसफर किया जाता है उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 84, समामेलन से पूर्व के लाभ एक उदाहरण है। फर्स्ट, पूंजी संचय का, गुप्त संचय का,
आगम संचय का, वैधानिक संचय का। समावेलन से पूर्व के लाभ को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल लीजर। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पूंजी संचय। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रब्याजी का उपयोग किया जा सकता है, मतलब प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर। क्या बताया गया है कि प्रीमियम जो रिसीव होता है इशू के समय, उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है लाभांश भुगतान के लिए, सेकेंड है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, थर्ड ऑप्शन हमारा पेमेंट ऑफ डायरेक्टर्स फी, फोर्थ ऑप्शन है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रब्याजी का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। राइटिंग ऑफ एनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, किसी भी तरह का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है उसको करने के लिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन। इसके अलावा अगर शेयर को इशू करते समय कोई खर्चे होते हैं, जैसे हमारा कमीशन हो गया या डिस्काउंट हो गया, तो इसको भी राइट ऑफ करने के लिए हम लोग प्रीमियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेंज होके भी आ सकता है। तो एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर होगा तो उसको भी हम लोग टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, स्थिर संपत्ति का उधार क्रय अभिलेखित किया जाएगा। स्थिर संपत्ति का उधार क्रय अभिलेखित किया जाएगा। ये पूछ रहा है कि स्थिर संपत्ति हम लोग परचेज करेंगे तो किस बुक में, अर्थात किस में दिखाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन परचेज बुक, सेकंड ऑप्शन रोकर बही, थर्ड ऑप्शन जनरल प्रॉपर, फोर्थ ऑप्शन बिक्री वापसी बही। अभी पीछे क्वेश्चन में भी ये आया था, क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, क्रय बही में केवल और केवल उधार क्रय का लेखा होता है, और रोकर बही में जितने भी तरह के नगद लेन देन होते हैं उनका लेखा होता है। और जब भी कोई डिप्रिसिएशन हो गया या अस्थाई संपत्ति होगा, उनका अगर हम लोग परचेज करेंगे तो उसका कहाँ पे लिखा हो जाएगा, जनरल प्रॉपर में, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। सेल्स रिटर्न में बुक में क्या होता है, अगर जो भी गुड्स हम लोग सेल किए रहते हैं वो जब वापस आता है तो उसको हम लोग बिक्री वापसी बही में लिख लेते हैं। तो 86 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 87, एक खरीद प्रविष्टि पद्धति में स्थिति विवरण तैयार किया जाता है। फर्स्ट, किसी तिथि पर पूंजी जानने के लिए, सेकंड ऑप्शन विभिन्न परिसंपत्ति का मूल्य जानने के लिए, थर्ड ऑप्शन विभिन्न देयताओं की कुल राशि जानने के लिए, फोर्थ ऑप्शन व्यवसाय की स्थिति जानने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 किसी तिथि पर पूंजी जानने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, फर्म के विघटन की स्थिति में नकदीकरण लेखे का शेष साझेदारों के पूंजी लेखे में अंतरित किया जाता है। पूंजी अनुपात में बराबर बराबर लाभ विभाजन अनुपात साझेदारों के ऋण के अनुपात में। नकदीकरण, इसका इंग्लिश देख लेते हैं हम लोग। नकदीकरण मतलब क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। नकदीकरण मतलब रियलाइजेशन दिया है। इन केस ऑफ अ फर्म डिसोल्यूशन द बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वर्क करते हैं। तो 88 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, अंशों का हरण से आशय। फर्स्ट ऑप्शन अंशों का निरस्तीकरण, सेकंड ऑप्शन अंशों को जब्त करना, थर्ड ऑप्शन विलंब से भुगतान पर दंड का प्रावधान, फोर्थ ऑप्शन अंशों का अभिगोपन। क्या पूछा गया, बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर इज मेंट। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर होता है, कि सीज्ड ऑफ शेयर होता है, कि इम्पोजिशन ऑफ फाइन फॉर लेट पेमेंट होता है, कि अंडर राइटिंग ऑफ शेयर होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉरफीचर मतलब होता है अंशों को जब्त करना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, किस लेखे का जमा शेष होता है, विच अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। आइए समझते हैं। पहला ऑप्शन है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का बैलेंस जो होता है वो हमारा डेबिट होता है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कैरेज आउटवर्ड, ये भी एक्सपेंसिव होता है, इसका बैलेंस भी हमारा डेबिट होता है। रिटर्न इनवर्ड, जो हमारा ये सेल्स रिटर्न होता है, इसका भी बैलेंस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। और रिटर्न आउटवर्ड, इसका बैलेंस हमारा क्रेडिट होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, विच अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो रिटर्न आउटवर्ड का बैलेंस जो होता है वो हमारा क्रेडिट होता है। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय संगठन का प्रारूप नहीं है। पहला ऑप्शन एकल व्यापार, तो ये व्यवसाय संगठन का प्रारूप होता है।
साझेदारी ये भी होता है। थर्ड, धर्मार्थ ट्रस्ट, ये कोई व्यापारिक संगठन का प्रारूप हमारा नहीं होता है। फोर्थ, संयुक्त स्कंद कंपनी, ये भी व्यापारिक संगठन का प्रारूप होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा धर्मार्थ ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष से प्रभावशील हुआ? तो 1932 से प्रभावशील हुआ था, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 93, सामाजिक दायित्व से सुधारता है व्यवसाय की लोक छवि, उत्पाद की गुणवत्ता, प्रबंधकीय दक्षता, प्रबंधकीय नियंत्रण। तो सामाजिक दायित्व से क्या सुधरता है? व्यवसाय की लोक छवि, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा एकाकी व्यापार एवं साझेदारी दोनों से संबंधित है? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? एकाकी व्यापार एवं साझेदारी दोनों से संबंधित है। ध्यान समझिएगा, एकाकी व्यापार एवं साझेदारी दोनों से संबंधित है। पहला ऑप्शन प्रत्यक्ष अभिप्रेरण, जो डायरेक्ट मोटिवेशन होता है वो तो एकाकी व्यापार से संबंधित होता है, तो प्रत्यक्ष अभिप्रेरण जो होता है वो केवल और केवल एकाकी व्यापार से संबंधित होता है। दूसरा ऑप्शन है असीमित दायित्व, असीमित दायित्व जो होता है वो एकाकी व्यापार एवं साझेदारी दोनों से संबंधित होता है। थर्ड ऑप्शन पारस्परिक अभिकरण, अर्थात म्यूचुअल एजेंसी जो होता है वो साझेदारी से संबंधित केवल होता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों से संबंधित, तो दोनों संबंधित हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्थात असीमित दायित्व। क्वेश्चन नंबर 95, कंपनी में जोखिम उठाने वाले होते हैं, कंपनी में रिस्क कौन बॉर्न करता है? जो मालिक होते हैं। तो कंपनी के मालिक कौन होते हैं? अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर, तो कंपनी का रिस्क भी उन्हीं का होता है। क्वेश्चन नंबर 96, अंशों के हस्तांतरण में प्रतिबंध एक लक्षण है, माने कौन से कंपनी अपने शेयर का हस्तांतरण नहीं कर पाती है, उनके हस्तांतरण पर कंडीशन होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, तो वो ऐसी कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं? निजी कंपनी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 97, अंशों के हस्तांतरण की क्रियाविधि अंतर्निहित रहता है, अंशों के हस्तांतरण क्रियाविधि अंतर्निहित रहता है। पहला पार्षद अंतर नियम में, पार्षद सीमा नियम में, प्रविवरण में, प्रविवरण के स्थानापन्न विवरण में। तो अंशों के हस्तांतरण की क्रियाविधि जो होता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है, अर्थात पार्षद अंतर नियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा संबंधित होता है। ये क्वेश्चन अभी ऊपर आया था 94 में भी आप लोग को बताए थे कि जो डायरेक्ट मोटिवेशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? एकाकी व्यापार से। तो 98 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। ये ऊपर आया था क्वेश्चन नंबर 94 पे भी। क्वेश्चन नंबर 99, सहकारी समिति का पंजीयन अनिवार्य है, वैकल्पिक है, अत्यावश्यक है, अनावश्यक है? तो सहकारी समिति का जो पंजीकरण होता है वो अनिवार्य होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन सार्वजनिक कंपनी का, सेकंड ऑप्शन लोक निगम का, थर्ड ऑप्शन विभागीय उपक्रम का, फोर्थ ऑप्शन सरकारी कंपनी का। तो DLW एक उदाहरण होता है विभागीय उपक्रम का। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट हो गया। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।